हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है इंड एस एंड आईएफआरएस। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं मीनिंग ऑफ इंड एस एंड आईएफआरएस, तो इंड एस हमारे पास है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आईएफआरएस है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो आईएफआरएस हमारे पास ग्लोबल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। कैसे? जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑपरेट कर रही हैं, वो कैसे अकाउंटिंग कर रही हैं? वो कर रही हैं एज पर द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो अब इंडिया ने सोचा कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं हम उनको भी किससे मिला लें? हम उनको भी आईएफआरएस से मिला लें। इस मिलाने को क्या नाम दिया गया? इस मिलाने को नाम दिया हमने कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे हमने जो आईएफआरएस थे उन्हें पूरी तरह अगर मैं कहूं अडॉप्ट किया तो ये बात होगी गलत। हमने पूरी तरह उन्हें अडॉप्ट नहीं किया, हमने इंडिया की जो सिचुएशंस है उनके अकॉर्डिंग जो आईएफआरएस है उन्हें अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एएस हैं, उनके साथ मिलाने की कोशिश करी और उन्हें नया नाम दे दिया। क्या नया नाम दे दिया? अपना इंड एएस, आईएफआरएस प्लस एएस को नाम दे दिया हमने इंड एएस। तो ये हमारे इंडियन लेवल पे ऑपरेट करेंगे। तो क्या सर अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो काम करने बंद कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो इंड एएस है वो केवल हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं फिलहाल वही अप्लाई कर रही हैं। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो नॉर्मल जो हमारी डे टू डे जो छोटी कंपनीज हैं और जो हमारे नॉर्मल बिजनेस लोग कर रहे हैं वो अपने अकाउंट्स अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं। तो एक रोड मैप है कि कैसे हमें इंड एएस को अडॉप्ट करना है, वो भी हम आगे देखेंगे आगे। पर आप ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि अब हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो खत्म हो गए हैं, वो इररेलेवेंट हो गए हैं, ऐसा नहीं है। बट जो इंड एएस है, जो हमारी बड़ी कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं, जो काफी सारे देशों में काम कर रही हैं, उन कंपनीज को अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे एज पर दी इंड एएस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईएफआरएस यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि बताते हैं कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कैसे हमारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। सर इन्हें कौन इशू करता है? इन्हें इशू करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो सर इन्हें क्यों बनाया गया? इन्हें इसलिए बनाया गया ताकि जो हमारी कंपनीज हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रही हैं वो एक कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज फॉलो कर सकें, वो कॉमन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे अपने अकाउंट्स बना सकें। जो आईएफआरएस हमारे बनी इनिशियली इनका ओरिजिन हुआ यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू के अंदर, और इनका मकसद था कि जो भी हमारे बिजनेस अफेयर्स हैं, जो भी हमारे अकाउंट्स हैं, वो कंपेरेबल होनी चाहिए ऑल अक्रॉस दी यूरोप। और ग्रेजुअली काफी कंट्रीज ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया, काफी एशिया और साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने भी इन्हें अडॉप्ट किया, बट यूनाइटेड स्टेट्स ने इन्हें अभी तक अडॉप्ट नहीं किया। यूनाइटेड स्टेट्स के अपने यूएस गैप हैं जो वहां पे चल रहे हैं। चलिए अब हमने समझ लिया आईएफआरएस को। अब आईएफआरएस से रिलेटेड एक और टर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बताया कि आईएफआरएस को हम कई बार कंफ्यूज कर देते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? ये ओल्डर स्टैंडर्ड्स हैं। तो पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, फिर आईएफआरएस आए, आईएफआरएस ने इन्हें रिप्लेस कर दिया, बट इन्हें पूरी तरह अभी तक रिप्लेस नहीं किया गया है। तो कुछ अभी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अभी भी ऑपरेशनल हैं। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे 1973 से 2000 के बीच में इशू किए गए थे। एंड द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो था उसने रिप्लेस कर दिया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी इन 2001। तो पहले हमारे पास क्या होती थी? पहले हमारे पास होती थी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जिसने आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए। बट अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जिसने हमारे पास क्या बना दिए? आईएफआरएस बना दिए। बट पूरी तरह अभी भी ये खत्म नहीं हुए हैं, दे आर स्टिल विद इन द यूज टुडे एंड दे गो बाय द नेम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चलिए अब बात करते हैं इंड एएस की यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो हमारे जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं दे आर आईएफआरएस कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हिच हैव बीन इशूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। एंड इन्हें इशू किया गया है दो इंपॉर्टेंट बॉडीज के सपोर्ट से। कौन कौन सी? एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीएआई एंड एक है नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
तो जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ये ऑपरेट करता है अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और इसके अंदर गवर्नमेंट से भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे जो एकेडमिक फील्ड से जैसे प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और जो दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज हैं जैसे कंपनी सेक्रेटरीज की बॉडी है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स की बॉडी है, वो सब मेंबर्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ऐसे ही एक और कमेटी है हमारे पास, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि नकास। नकास ये जो है ये एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन द फॉर्मुलेशन एंड लेइंग डाउन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि अडॉप्ट करेंगी हमारी इंडिया की कंपनीज। तो ऐसे हमारे देश के अंदर बने हैं इंड एएस यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इंड एएस कैसे हमारे आईएफआरएस से रिलेटेड है? एक तो उनके साथ वो कन्वर्ज्ड है, एक उनकी नेमिंग एंड नंबरिंग भी सिमिलर मैनर में करी हुई है। तो बताया कि इंड एएस आर नेम्ड एंड नंबर्ड इन द सेम वे एज द कॉरस्पॉन्डिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो सर मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे हमारे आईए जो इंड एएस है और आईएफआरएस है वो कैसे जो नंबरिंग है उनकी मिलती है। आप फिलहाल के लिए देखिए कि इनकी नंबरिंग जो है वो मिलती है, ये आप याद रखिए क्योंकि इस फैक्ट को एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो इंड एएस थे उन्हें हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसने नोटिफाई किया ऑन February 19, 2015, और इसका एक रोड मैप प्रोवाइड किया गया कि कैसे हम इन्हें इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए बात करते हैं रोड मैप फॉर इंप्लीमेंटिंग दी इंड एएस। तो इंड एएस को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसने एक रोड मैप तैयार किया एज पर दी कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015। तो इसने उसे नोटिफाई किया और उसके अंदर ये रोड मैप हमें बताया गया कि 1 अप्रैल 2015 से हम वॉलंटरी अडॉप्शन अलाउ कर देंगे। तो जो कंपनी चाहे वो वॉलंटरली अडॉप्ट कर सकती हैं इंड एएस। और बताया कि 1 अप्रैल 2016 से मैंडेटरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। 1 अप्रैल 2016 से किन के लिए एप्लीकेबल होगा मैंडेटरी? बताया गया कि इन कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से या है उससे या 500 करोड़ है या उससे ज्यादा है, और इनकी जो होल्डिंग सब्सिडरी या फिर जॉइंट वेंचर या एसोसिएट कंपनीज हैं उनके लिए जो हमारे इंड एएस हो जाएंगे वो हो जाएंगे कंपलसरी। और उसके बाद 1 अप्रैल 2017 से बताया कि कंपनीज जिनकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है या तो इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर या फिर अंडर दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, अभी लिस्टिंग उनकी करवाई जा रही है, और उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है। अगर 500 करोड़ से ज्यादा होती तो वो 1 अप्रैल 2016 से ही कवर हो जाते। तो ये तो बात हो गई लिस्टेड कंपनीज की। और अनलिस्टेड कंपनीज के लिए बताया कि जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ 250 करोड़ और मोर है उन्हें भी ये अप्लाई करने पड़ेंगे। और उसके बाद होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनीज जो कि ऊपर दी हुई दोनों कंपनीज की होंगी उनके लिए भी ये मैंडेटरी हो जाएंगे। तो 1 अप्रैल 2017 से जो सारी कंपनीज हैं लिस्टेड उनके लिए तो इन्हें अप्लाई जो है वो कर ही दिया गया, और अनलिस्टेड अगर 250 करोड़ से ऊपर उनकी नेटवर्थ है तो उनके लिए अप्लाई कर दिया गया। इसके अलावा जो हमारे बैंक्स और एनबीएफसीज हैं उनके लिए एक सेपरेट रोड मैप प्रोवाइड किया गया है कि कैसे उन्हें इनको अडॉप्ट करना है। अब हमें क्या बेनिफिट हुआ अपने आईएफआरएस को कन्वर्ज करने का इंड एएस के साथ? तो बताया कि इसके काफी बेनिफिट्स हमें होंगे। सबसे पहला हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। इससे हमारे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करने से डरेंगे नहीं। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो इंडिया के अंदर बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ने से हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें ज्यादा फॉरेन कैपिटल आएगी जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो एक इंडिया की जो कंपनीज हैं उसे एक ग्लोबल रेपुटेशन जो है वो मिल जाएगी, और इससे हमारी जो भी इंडिया की कंपनीज हैं, इंडिया की इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें बेनिफिट होगा कि वो बाहर से भी पैसा इजीली रेज कर सकेंगी। दे विल बी एबल टू रेज कैपिटल फ्रॉम दी फॉरेन मार्केट्स जहां से वो सस्ते कॉस्ट पे कैपिटल ले सकेंगी, क्योंकि अब उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से कंप्लाई करेंगी और इन्वेस्टर्स थोड़े बेफिक्र होकर उन्हें फाइनेंसेस प्रोवाइड कर देंगे। अब बात करते हैं कार्व आउट कार्व इन विद रिगार्ड टू दी इंड एएस। तो फ्रेंड्स हमने अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें आईएफआरएस के साथ कन्वर्ज किया। जैसे मैंने आपको बताया हमने इन्हें अडॉप्ट नहीं किया, हमने इन्हें किया कन्वर्ज। तो कन्वर्ज करने से कई जगह पे थोड़े कार्व आउट आ गए। कार्व आउट कैसे? कि कई जगह हमारे आईएफआरएस कुछ और बात कह गए और हमारे इंड एएस कुछ और बात कह गए, तो स्लाइट हमारा कुछ डिफरेंसेस इसके अंदर आ गए, और कई जगह हमारे इंड एएस कुछ एक्स्ट्रा बात कह गए, तो उसे हमने नाम दिया कार्विन का। चलिए समझते हैं इन दोनों कंसेप्ट्स को।
तो फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें कन्वर्ज किया आईएफआरएस के साथ, और पूरी कोशिश रही कि हमारे जो आईएफआरएस है और जो हमारे इंड एएस है वो एक सेम लेवल पे चले, उनमें बिल्कुल सेम बातें कही गई हों। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी जरूरी है जानना कि हमारी इंडियन इकोनॉमी अभी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो ऐसा देखने के लिए कि हमारी कंपनीज को ज्यादा दिक्कत ना आए, हमारे यहाँ पे जो कंपनीज अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलो कर रही हैं उनको कोई ज्यादा दिक्कत ना आ जाए, हमने कुछ चेंजेस यहाँ पे अलाउ कर दिए कंसीडरिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। तो जो चेंजेस हमारे यहाँ पे आ गए विद रिगार्ड टू द आईएफआरएस, जो डिफरेंसेस आ गए हमारे विद रिगार्ड टू द आईएफआरएस, उसे नाम दिया गया कार्व आउट। और उसके अलावा कुछ हमारे जो इंड एएस है उनके अंदर एडिशनल गाइडेंस प्रोवाइड करी गई, जैसे हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो इंड एएस है उसके अंदर एडिशनल गाइडेंस प्रोवाइड की गई है विच इज ओवर एंड अबव व्हाट इज गिवन इन आईएफआरएस। तो इस एडिशनल गाइडेंस को नाम दिया गया कार्विन। तो कई जगह हमने उसको फॉलो नहीं किया आईएफआरएस को, और कई जगह हमने उसको और आगे तक बढ़ा दिया, तो उन्हें हमने नाम दिया कार्व आउट और कार्विन। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि इंड एएस में कहे गए हैं और जो हमारे अभी प्रेजेंटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनसे थोड़े डिफरेंटली वर्क कर रहे हैं। तो बताया इंड एएस के अंदर हमारे जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं जैसे कि गुडविल, बताया गया कि अभी तो हम उन्हें अमोर्टाइज करते हैं, उन्हें राइट ऑफ करते रहते हैं ग्रेजुअली ओवर देयर लाइफ। बट इंड एएस के अंदर बताया गया कि अगर उनकी इनडेफिनेट लाइफ है, अगर उनकी जो है कोई आपके पास कोई सीमित लाइफ नहीं है, तो आपको उन्हें राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंड एएस हमारे एडवोकेट करते हैं फेयर वैल्यू मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो फेयर वैल्यू का जो कंसेप्ट है ये इंड एएस के अंदर जो है वो ठूस ठूस कर भरा हुआ है। तो प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं, जो भी हम इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू करते हैं एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो हम करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू। इंड एएस के अंदर कहा गया कि जो हमें इन्वेस्टमेंट्स को मेजर करना है वो करना है एट देयर फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू को मेजर करने के लिए डिफरेंट रूल्स जो है उन्होंने बनाए। उसके अलावा कुछ थोड़े प्रेजेंटेशन के अंदर भी डिफरेंसेस हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो डिफरेंसेस हैं वो हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे। फिलहाल जो हमारे इंसेंटिव्स, डिस्काउंट्स और रिबेट्स हम कस्टमर्स को देते हैं, हम प्रेजेंटली उन्हें किस में डाल देते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन या फिर मार्केटिंग एक्सपेंस। बट इंड एएस में कहा गया कि उन्हें आप जो सेल्स है अपनी उससे डिडक्ट कीजिए। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंड एएस के अंदर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इंड एएस हमारे जो है वो बात करते हैं कि हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट को यूज करना चाहिए, और जो भी हमें वैल्यूएशन करनी है, हमें अपने फिक्स्ड एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट की वैल्यूएशन करनी है, या फिर हमें कोई इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशन करनी है, कोई लायबिलिटीज की वैल्यूएशन करनी है, तो आप उसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेथड को अडॉप्ट करके उस वैल्यूएशन को कीजिए। अभी प्रेजेंटली हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात नहीं करते, बट इंड एएस तो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी की भी बात करता है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं अंडर दी इंड एएस। तो इंड एएस हमारा जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंट भी है हमारे जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो बताया गया इंड एएस डील्स विद द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अलाउज ओनली द सिंगल स्टेटमेंट अप्रोच। तो इंड एएस के अंदर हम फॉलो करते हैं सिंगल स्टेटमेंट अप्रोच, बट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन दी है कि आप सिंगल स्टेटमेंट अप्रोच फॉलो करो या फिर टू स्टेटमेंट अप्रोच फॉलो करो। तो सिंगल स्टेटमेंट अप्रोच जो हम फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है कि जो भी आइटम्स है इनकम और एक्सपेंसेस की, उन्हें आप एक ही स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करो इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो आप एक ही इनकम एंड एक्सपेंसेस की स्टेटमेंट बनाओ, उसके अंदर जो भी आपकी इनकम्स एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपकी अदर इनकम है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, सर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब आगे बात करेंगे, उसे सबको उसी में ही इंक्लूड करो। अगर टू स्टेटमेंट अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर हम जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके जो मेन कंपोनेंट्स है उन्हें अलग रखते हैं, और इसके अलावा एक अलग से स्टेटमेंट बनाते हैं विच शोज दी अदर इनकम, जो हमारे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है उसे अलग से डिपिक्ट करती है। बट इंड एएस के अंदर तो हम एक ही स्टेटमेंट बनाते हैं, उसी के नीचे शो कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो सर इंड एएस के अंदर कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। इंड एएस 1 हमारा बताता है कि हर कंपनी 4 टाइप्स की जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। सबसे पहले बैलेंस शीट, हम सब जानते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हम सब जानते हैं। और इसके साथ इसके अंदर ही क्या बनेगी, एक स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बनाई जाएगी।
उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो एक ये एडिशनल स्टेटमेंट हमें बनानी है, हमें ओपनिंग इक्विटी और क्लोजिंग इक्विटी उसे कंपेयर करना है, उसके अंदर जो पूरे साल में चेंजेस आए उसे डिपिक्ट करना है एक सेपरेट स्टेटमेंट के अंदर। और उसके अलावा हमें बनानी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि हम अभी भी जो हमारी कंपनीज हैं वो बनाती हैं। चलिए बात करते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जैसा कि हमने बात किया, हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से डिपिक्ट करनी है। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है, बताया गया, इट रिफर्स टू इनकम और एक्सपेंस दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो हम मेन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहां पे इंक्लूड नहीं कर पाए, तो उनको बताया गया कि वो है हमारी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और इसे इंक्लूड किया जाता है एज अ लाइन आइटम बिलो दी इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट के नीचे एज अ लाइन आइटम इसे डिपिक्ट किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज गेन और लॉस दैट हैज नॉट बीन रियलाइज्ड। तो हमारे जो गेन्स और लॉसेस हैं जिन्हें अभी हमने रियलाइज नहीं कर लिया, कैसे? जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं जिन्हें हमने बेचना है, और उनकी वैल्यू आज की डेट में ज्यादा है, जिस वैल्यू पे हमने खरीदा था वो वैल्यू कम थी। जैसे हमने उनके खरीदा था, मान लेते हैं 1 लाख के अंदर, आज उनकी वैल्यू हो गई है 1.5 लाख। तो हमें यहाँ पे 0.5 लाख का जो है वो गेन हो गया है। बताया गया ऐसा जो अनरियलाइज्ड गेन है, ये है हमारा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो बताया गया कि एक हम प्रॉफिट एंड लॉस, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, उसमें अपने जो मेन प्रॉफिट एंड लॉस हैं वो तो लिखे ही लिखे, और नीचे उसी में एक बना दें स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और वहां पे ऐसे जो हमारे पास अनरियलाइज्ड गेन्स हैं उन्हें यहां पे अकाउंट फॉर कर लें। तो ऐसी बात कही गई है हमारे इंड एएस के अंदर। अगर मैं बात करूं जो की प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं इंड एएस के अंदर, तो बहुत ही सिंपल से हैं। जैसे हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है वो हमारी ट्रू और फेयर व्यू देनी चाहिए हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, पोजीशन का और कैश फ्लोज का। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनानी है। तो जो गोइंग कंसर्न का प्रिंसिपल है वो हमें फॉलो करना है, और हमें जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बनानी है एज पर दी अक्रूवल बेसिस, जो हमें अक्रूवल प्रिंसिपल है उसे भी फॉलो करना है। और जो भी हमारी मटेरियल आइटम्स है इनकम और एक्सपेंसेस की, उन्हें हम सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। और अगर कोई हमारा कंफ्लिक्ट आ जाता है, तो मान लीजिए हमारा कंपनीज एक्ट जो है वो कुछ और बात कहता है, और हमारे एंड जो एएस हैं वो कभी कुछ और बात कहते हैं, तो बताया गया इस केस में आपको कंपनीज एक्ट की बात माननी है, आपको एंड एएस की बात यहां पे नहीं माननी। तो यहाँ पे आपके पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं ऑफ एएस एंड इंड एएस। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे एएस और इंड एएस के बीच में यहाँ पे मिलान किया जा रहा है। तो एएस तो मैं मानता हूं कि आप सबने काफी बार पहले याद कर ही लिए होंगे, तो यहाँ पे आप फोकस कीजिए कि आप इंड एएस को भी याद कर लें इन द कंपैरेटिव मैनर। तो जैसे हमारा एएस 1 है, वैसे ही हमारे पास इंड एएस 1 है, जो कि बात करता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। वैसे ही हमारे पास इन्वेंट्रीज का है, आगे हमारे पास कैश फ्लोज का है, और डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स जो हमारी एएस में थी उनके रिगार्डिंग हमारे पास इंड एएस भी आ गया है। तो अब आप कोशिश करें कि आप इंड एएस के जो नंबर है उन्हें भी एक बार याद करने की कोशिश यहाँ पे करें। तो यहाँ पे आपके पास कुछ और इंड एएस आ गए, और आप देखेंगे कुछ ऐसे हमारे पास इंड एएस भी हैं जिसके रिगार्डिंग पहले हमारे पास जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था, या फिर केवल जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स था उसने गाइडेंस नोट उन्हें उनके बारे में इशू किया हुआ था, बट अब उनके बारे में प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भी बन गया है। जैसे बताया गया इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हमारे पास एक नया जो है वो इंड एएस बन गया है। हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज, इनके ऊपर भी अलग से इंड एएस आ गया है। और उसके अलावा जो हम इंड एएस को फर्स्ट टाइम लगाएंगे, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड एएस, तो वो कंपनीज को क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, क्योंकि पहले जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होंगी वो बन रही होंगी एज पर एएस, अब बनेंगी एज पर इंड एएस। तो क्या क्या उन्हें ध्यान रखना है ये बताया गया हमारे इंड एएस 101 के अंदर। यहां पे हमारे पास कंपैरिजन है हमारे किस चीज का, इंड एएस का, और हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का। तो जैसे मैंने आपसे शुरू में बात किया था कि इंड एएस की जो नेमिंग और क्या नंबरिंग सेम मैनर में हुई है जैसे हमारे क्या है, हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो आप उस बात को यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास आईएएस 1 है, वैसे ही हमारा इंड एएस 1 है, और ये दोनों प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करते हैं। आगे भी आप देखेंगे इन्वेंट्री, कैश फ्लो, सब में हमने जो नंबरिंग है वो सेम फॉलो यहाँ पे करी है।
यहां पे भी आप देख सकते हैं, और ऐसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पहले हमारे पास क्या आ रहे थे, हमारे पास आ रहे थे आईएएस, तो यहाँ तक हमारे पास इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए, और उसके बाद अब आ गए आईएफआरएस। तो आईएएस की तो हमने नेमिंग वैसे ही करी जैसे आईएएस 1 है, तो हमने भी जो हमारा इंड एएस था, इंड एएस भी 1 बनाया। बट अगर आईएफआरएस 1 है, तो आईएफआरएस 1 के लिए हमने क्या बना दिया, इंड एएस, आगे क्या लिख दिया 101। तो आप देखेंगे आईएफआरएस 1 के साथ हमारे पास आ गया इंड एएस 101। तो आईएफआरएस के जो साथ है उसमें हमने 100 को जो है वो ऐड करके उसकी नेमिंग और नंबरिंग जो है वो सेम मैनर में कर दी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, which of the following is not a type of financial statement to be prepared as per the Ind AS 1? ऑप्शंस हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्सपोजर्स। तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया था कि ये सारी स्टेटमेंट्स हमें प्रिपेयर करनी है एक्सेप्ट द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्सपोजर्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन इंड एएस और आईएफआरएस के ऊपर। तो अगर इंड एएस की मैं बात करूं तो हमने इसका बेसिक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यहाँ पे कवर कर लिया है। क्या हमने पूरे इंड एएस यहाँ पे कवर कर लिए? नहीं, हमने पूरे इंड एएस कवर नहीं किए, क्योंकि अगर मैं पूरे इंड एएस आपके साथ कवर करूंगा 1 बाय 1, तो वही करने के लिए मुझे काफी घंटे जो हैं वो लग जाएंगे, और आपको भी उन्हें समझने में काफी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ऐसा करने का हमें कोई लॉजिक जो है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो एक छोटा सा टॉपिक है इंड एएस और आईएफआरएस, हमें इस पे पूरा रिसर्च जो है वो नहीं करना। थैंक यू।